हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 12। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये जो सेट है 12 सेट अभी तक 11 सेट हमने अभी तक करवा रखा है। अगर उनका पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है जो कि नया अभी बनाया गया है। उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है और वहाँ से पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ताम झाम नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ पे क्लिक करना है, ज्वाइन करना है और पीडीएफ फाइल सीधे डाउनलोड करना है बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो बेशक आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ फाइल है। तो जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाते जाएंगे, बस आप लोग को वहाँ पे चैनल पर जाके सिर्फ ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम लगातार आपको देते रहे हैं, पहले भी टीआरई 2 से ही हम दे रहे हैं कंटिन्यू और देते रहेंगे आगे भी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ नया चीज़ चाहते हैं, कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर कुछ भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ध्यान रखना है नागी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, और ध्यान रखना है ये भी कि आपका जो नागी बांध है ये झारखंड सीमा के पास बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो कि ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर परगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि 2011 इस जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या पूरे वर्ल्ड का जो जनसंख्या है उसका 17.5% थी। ठीक है, वहीं बात करें एक और पॉइंट के बारे में कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा है। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स का न्यूज हम आपको बता देते हैं कि ये जो जनगणना है 2011 की जनगणना हर 10 साल मतलब कि जनगणना जो है वो हर 10 साल पे किया जाता है, जो कि 2000 अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था। उस अकॉर्डिंग देखें तो अगला जनगणना 2021 में होना तय किया गया था या फिर उसमें निश्चित था कि 2021 में होना था, जो कि कोरोना की वजह से और बाकी फिर कुछ और भी वजह से उसको बढ़ाया गया और अभी तक नहीं हो पाया था। तो ये जनगणना का अब फाइनली डेट आ चुका है। ये जनगणना फाइनली 2025 में शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी परिसीमन जो है वो शायद 2028 तक उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि अब की बार जो जनगणना होगा वो 2025 में शुरू होगा। ठीक है, बाकी आप लोग का क्या राय है कि अगला जो जनगणना होगा तो क्या 2021 के बाद 2031 में होना था, तो क्या 2031 में समय पर ही होगा या फिर अब 2025 में हुआ है तो क्या अब 2010 साल बाद यानी कि 2035 में होगा? ठीक है, या फिर अपने टाइम से ही 31 में ही होगा? ये आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोग की राय में क्या लगता है।
ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, ओमान की खाड़ी तथा लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। बताना है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मेडागास्कर है। जबकि व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम महासागर है, ये भी ध्यान रखना है। और एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा बारे में बात करें, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, यहाँ पे ये गलत थोड़ा सा टाइपिंग हुआ है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर होगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे आर्कटिक नहीं होगा, आर्कटिक महासागर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, जबकि सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। ठीक, एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि सिली बीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ये सिली बीज सागर के बारे में याद रखना है, कहाँ स्थित है, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। बताना है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। पिट्टी द्वीप, बैरन द्वीप, बेले द्वीप, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारत में निर्जन द्वीप में एक पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पिट्टी द्वीप। बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पे और भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो गोवा में एक बार बात करें गोवा के बारे में, तो यहाँ पे एक है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। हरियाणा में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। वहीं कर्नाटक के बारे में बात करें तो यहाँ पे है घाटपर्वा पक्षी अभयारण्य। हिमाचल प्रदेश में है बंदली वन अभयारण्य। ठीक है, तो इन 4 अभयारण्यों को भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए। सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, निश्चित तौर पर आपको आंसर पता होगा, मुझे पता है, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो ध्यान रखना है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो आपका है जावा गर्त। ठीक है, कहाँ का है, ये हिंद महासागर का है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा गर्त। ठीक है, जबकि प्रशांत महासागर का आप लोगों को पता होगा मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर है। ठीक है, या फिर सिंपल याद रखिए 11 किलोमीटर। ठीक, चलिए कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में है, यानी सर्वाधिक जो गर्त हैं वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में, जबकि 19 अटलांटिक महासागर में है और 6 हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, अर्थात महासागर में कौन सा ऐसा गतिविधि है, एक्टिविटी है जो कि नहीं देखने को मिलता है। परावर्तन, तरंग, ज्वार भाटा। तो यहाँ पे देखें, ज्वार भाटा तो बिल्कुल देखने को मिलता है, तरंग भी देखने को मिलता है, लेकिन परावर्तन ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो कि परावर्तन अधिकांश आप देखेंगे कि ये लाइट के साथ और साउंड के साथ, है ना, लाइट और साउंड के साथ ये काम आता है, वहाँ पे देखने को मिलता है परावर्तन। ये महासागरीय गतिविधि का ये संदर्भित नहीं करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी तरंग और ज्वार तो कॉमन सा चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे एक पॉइंट, क्या ध्यान रखना है कि महासागरीय जलधारा जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है वे गर्म जलधारा होते हैं। सिंपल सा पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या ध्यान रखना है कि महासागरीय जलधारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है वे गर्म जलधारा होते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब ध्रुवों की चलेगी तो गर्म जलधारा ही होंगे। और जो धाराएँ ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं वो ठंडी जलधारा होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। केन बेतवा, वेगाई नोयाल, या फिर कोसी गंडक, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है
केन बेतवा भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा करने की योजना है और यह प्रोजेक्ट 230 किलोमीटर लंबी नहर उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा और महोबा तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों को मतलब कि होकर के ये गुजरेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। बाकी कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पॉइंट है कि केन बेतवा दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, केन बेतवा दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से देखेंगे ये यमुना नदी आई हुई है और यहाँ से केन और बेतवा, ठीक है, इस तरह से जाकर के यहाँ पे मिलती हैं यमुना में। ठीक है, यमुना फिर जाकर के देखेंगे कि गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो केन और बेतवा जो है ये दोनों यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इस प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व को कुछ हानि पहुँचने की खतरा भी है, बताना है यहाँ पे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व को कुछ हानि पहुंचने की खतरा भी है। किससे, तो ये जो आपका ये प्रोजेक्ट है ना आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 1722 मीटर। ठीक है, कुछ पॉइंट है नोट कीजिएगा। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। ठीक है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है और ये अवशिष्ट पर्वत के भी उदाहरण है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि सिरोही जिला में है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 1722 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिया जाए। सवाल रहेगा कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? बताना है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी, बनास नदी, माही नदी, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जवाई बांध जवाई नदी पर जलाशय है और वह लूनी नदी की सहायक नदी है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ बांध है जैसे कि याद रखना चाहिए, जैसे कि टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, इडुक्की बांध पेरियार बांध पर बनाया गया है, भाखड़ा नंगल बांध जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगर ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ से उसको आप लिंक जो दिया है उस पर आप क्लिक करके सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना तामझाम का। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको पीडीएफ फाइल ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी तरह कोई दिक्कत होता है प्राप्त करने में तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए। सवाल है, आमतौर पर खाली स्थान मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताना है, आमतौर पर कितना मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खाड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 1000, 500, 600, इनमें से कोई नहीं होगा, एक से अधिक होगा। तो याद रखना है कि आमतौर पर 600 मीटर से अधिक ऊंची खाड़ी पहाड़ी की पर्वत को रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के कुछ इस प्रकार बांटे जाते हैं, जैसे कि ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, संग्रहित पर्वत, जटिल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, घुमावदार पर्वत। ठीक है, अब आपका होमवर्क हम देते हैं। होमवर्क ये है कि इन सभी 6 पर्वतों के बारे में बताना है कि ये सभी पर्वत क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन क्या है, या फिर ये होते क्या हैं, या इसका एक उदाहरण भी आप देकर समझा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं कमेंट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका होमवर्क कम से कम ये रहेगा कि ये पर्वतों के बारे में ढूंढिए, सर्च कीजिए। ठीक है, कि ये पर्वत कहाँ है, या फिर कि इसके इस तरह के पर्वत के उदाहरण कौन कौन से पर्वत हैं। ठीक है, और ये हो किस तरह पर्वत किसे कहते हैं, जैसे कि ब्लॉक पर्वत क्या है, किसे कह सकते हैं ब्लॉक पर्वत, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इस तरीके से आपको सर्च करनी है। और अगर ये फिर भी ना मिले तो मुझे कमेंट कीजिएगा, एक स्पेशल वीडियो बना करके हम आपको वहाँ पे पूरा डिटेल समझा दिया करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? बताना है कि कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। बरही, चांडिल, मलय या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है। और बाकी कुछ और भी बांध हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है और ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। वहीं बात करें नागार्जुन बांध के बारे में, तो ये कृष्णा नदी पर है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, दोनों के सीमा पर स्थित कर सकते हैं। वहीं बात करें मैथन बांध, ये बराका नदी पर है जो कि झारखंड में स्थित है। वहीं बात करें रंजीत सागर बांध के बारे में, तो ये रावी नदी पर है जो कि पंजाब में है। ठीक है, तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे खाली स्थान होगा, है ना, जिसे नाम से जाना जाता है, ना कि किस नाम से जाना जाता है। बहिर्मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल या फिर ओजोन मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओजोन मंडल। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि समताप मंडल के एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और कुछ पॉइंट और भी यहाँ पर हमने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस सीएफसी है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। एक और पॉइंट, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? तो ये यहाँ पे डॉप्सन होगा, डॉप्सन होगा। ठीक है, डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। ठीक है, डॉप्सन इकाई। चलिए अगला सवाल लिया जाता है। अगला सवाल है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? पीरपंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है, या उपस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और बाकी इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा ये ट्रांस हिमालय। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे है महान हिमालय, फिर है मध्य हिमालय, फिर निम्न हिमालय, फिर इधर नीचे देखेंगे तो ये शिवालिक है। तो कुछ इस तरीके से बांटा गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। काराकोरम श्रेणी का उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो ये राकापोसी है। कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत के बारे में बताना है। कुला कांगड़ी, जम्मू लहारी, गंगखर, पुनसुम। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें गंगा को, ये गंगखर पुनसुम की ऊंचाई के बारे में, जिसकी ऊंचाई लगभग है 7,570 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बाकी ध्यान रखिएगा, हाँ यहाँ पे मैं लिख दिया 7,570 मीटर इसकी ऊंचाई। चलिए अगला सवाल है, पिछोला झील क्या है? पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, सिक्किम में, राजस्थान में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, जैसे कि पिछोला झील पर 4 द्वीप स्थित हैं। कौन कौन? तो एक तो है आपका यहाँ पे, एक है जग निवास जहाँ पर लेक पैलेस बना हुआ है। एक है जग मंदिर जहाँ पर इसी नाम से महल बना हुआ है। एक है मोहन मंदिर जहाँ से राजा वार्षिक गणगौर उत्सव को देखते थे। ठीक है, और एक है आरसी विलास जो कि एक छोटा द्वीप है जो पहले गोला बारूद गोदाम था जहाँ पे।
ठीक है। तो ये 4 झील, ये पिछला झील में देखेंगे तो 4 ये द्वीप स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट उन्हें लिखा है, जैसे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वाला झील कौन सा है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है। ठीक है, ये 2 सवाल है जिसका आपको आंसर देना है। बताना है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। तो याद रखना है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है उसका नाम है चोलामो झील। क्या नाम है? चोलामो झील, चोलामो, ठीक है, झील। जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो याद रखना ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये आपका सिक्किम में स्थित है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी का झील के बारे में, तो ये कौन सा है? तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील लोकटक झील है। ठीक है, क्या है? लोकटक झील है। बाकी बताना ये झील किस राज्य में स्थित है, तो ये है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नोफेड नदी है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा बर्फ पोषित है। बर्फ पोषित है मतलब कहने मतलब ये है कि कौन सी नदी है जो ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, यानी कि जो बर्फ़ वाला जो पर्वत होता है जहाँ से निकलती हैं। और बर्फ पोषित जो नदियाँ होती हैं ना, वो सालों भर क्या रहती हैं, वो उसमें धारा चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। ठीक है, और एक होती हैं बरसाती नदी, जो सिर्फ बरसात आने पर ही नदियों में पानी बहाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो बताने से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नदी नहीं ऐसी नहीं है जो कि बर्फ पोषित है। ठीक है, ये सभी देखेंगे सभी बरसाती नदी हैं। ठीक है, बरसात आने पर इनमें नदियों में देखेंगे कि बाढ़ आती हैं या फिर बहाव देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब बात करें यहाँ पे अगर यदि कि बर्फ पोषित नदी के उदाहरण बताएं, तो ये है एक यमुना नदी के उदाहरण आप दे सकते हैं कि यमुना नदी एक बर्फ पोषित नदी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे से खतरा है। किससे खतरा है? हेमेटाइट खनन से, मैग्नेटाइट खनन से या डोलोमाइट खनन से। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डोलोमाइट खनन से खतरा है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? क्षोभमंडल। ठीक है, और इसकी औसतन जो लगभग मोटाई है वो है 14 किलोमीटर, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? बताना है कि कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि यहाँ पे कि पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा क्षेत्र है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है जैसे कि बिहार में 7.84% वन क्षेत्र है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षारोपण का कुल प्रतिशत 10.32% है। ध्यान रखना है, इसमें वनावरण और वृक्षारोपण दोनों को शामिल है करने पर 10.32% होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वन क्षेत्र बात करें तो 7.84% है। बिहार में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये कैमूर है। वहीं बात करें बिहार में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है शेखपुरा। वहीं बात करें बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस यहाँ देखने को मिलता है? ये पश्चिम चंपारण में। प्रतिशत में बात करें तो अलग है। ठीक है, अधिक वन में अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। प्रतिशत में पूछा जाए अधिक वन प्रतिशत वाला जिला तो कैमूर। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र देखने को क्या मिलता है? तो ये पश्चिम चंपारण। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं। इस टेस्ट का सवाल क्या है? सवाल है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है?
भागलपुर, कटिहार, पटना एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पटना में सबसे अधिक गंगा की लंबाई देखने को मिलती है बिहार में, जो कि लगभग कितना किलोमीटर वहाँ पे है, 445 किलोमीटर, जो कि बिहार में सबसे लंबा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ ध्यान रखना है कुछ कुछ और पॉइंट, जैसे कि ये चौसा के निकट यह नदी बिहार के मैदान में प्रवेश करती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा बिहार में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है। करेक्शन ये करना है कि ये तो गंगा की कुल लंबाई हुआ, ठीक है, गंगा की बिहार में कुल लंबाई, लेकिन पटना में पूछा जाए तो यहाँ पे 99 किलोमीटर है, ये याद रखना है। ठीक है, पटना में गंगा की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। ठीक है, और 445 किलोमीटर पूरे गंगा की लंबाई है बिहार में। और कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 2525 किलोमीटर है पूरे गंगा की लंबाई। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कितने बिहार में कितने राज्यों से होकर गुजरती थी, यहाँ पे मैंने राज्य के बारे में बता दिया है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।